हेलो, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ए हायर लेवल ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन AFP इंडिकेट इन द ट्रिपल मार्कर टेस्ट। जब भी हम ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराते हैं तो वहां पर हमें AFP का लेवल जो है वो हायर लेवल देखने को मिल रहा है। तो यह किस में होता है? Option A, increased risk of Down syndrome. Option B, increased risk of neurological defects. Option C, decreased risk of fetal complication. Option D, higher chance of multiple gestation. Option A के अंदर हमें दिया गया है increased risk of Down syndrome. अगर हम डाउन सिंड्रोम और AFP लेवल की बात करते हैं तो जब भी डाउन सिंड्रोम होता है तो वहां पर हमारा AFP का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें हायर लेवल दिया गया है, यानी कि हमारे पास डाउन सिंड्रोम का रिस्क तो नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट। AFP का लेवल एलिवेटेड होता है, यानी कि हमारा इंक्रीज रिस्क हो रहा है न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफेली वाली कंडीशन के अंदर AFP का लेवल इंक्रीज होता है। उसके बाद ऑप्शन सी के अंदर दिया गया डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ फिटल कॉम्प्लिकेशंस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, AFP का लेवल इंक्रीज है यानी कि फिटल कॉम्प्लिकेशन का रिस्क और इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद दिया है ऑप्शन डी के अंदर हायर चांस ऑफ मल्टीपल गेस्टेशन। AFP लेवल स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है हमारा न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट के साथ में, ना कि मल्टीपल गेस्टेशन के साथ में। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि AFP का लेवल हायर है तो हमारा न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट का रिस्क इंक्रीज होगा। चलिए साथ ही में अब हम यह भी देख लेते हैं कि ट्रिपल स्क्रीनिंग के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया ट्रिपल स्क्रीनिंग। इसके अंदर जो होता है वो होता है सबसे फर्स्ट HCG, सेकंड आता है AFP, थर्ड आता है एस्ट्रियल। इसी के साथ ही एक क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग भी की जाती है। उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर 4 चीजें आती है। 3 तो जो हमने ट्रिपल स्क्रीनिंग के अंदर देखी है वही है, जैसे कि HCG, AFP और एस्ट्रियल। फोर्थ यहाँ पर इनहिबिन A जो होता है वो इंक्लूड हो जाता है। तो यह डिफरेंस है ट्रिपल स्क्रीनिंग और क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ECT का पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी मेमोरी लॉस, ऑप्शन सी टैकिकार्डिया, ऑप्शन डी हेयर लॉस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मेमोरी लॉस। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। मेमोरी लॉस, particularly short term memory impairment, is one of the most common side effect of ECT. जब भी हम ECT देते हैं तो उसका हमें मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट। दिस कैन इंक्लूड डिफिकल्टी रिकॉलिंग इवेंट्स दैट अकर्ड अराउंड द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। जिसके अंदर क्या होता है, अराउंड द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट जो इवेंट्स हुए थे उसे रिकॉल करने में पेशेंट्स को डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर नाइट्रोग्लिसरीन का प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए डिक्रीजेस प्रीलोड एंड आफ्टरलोड, ऑप्शन बी इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन सी इंक्रीजेस हार्ट रेट, ऑप्शन डी इंक्रीजेस वेनस रिटर्न। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डिक्रीजेस प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। एनटीजी की वजह से विनोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से प्रीलोड और आफ्टरलोड जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा और मायोकार्डियल का जो ऑक्सीजन डिमांड था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। बात करते हैं कार्डियक आउटपुट पर इसके इफेक्ट के। प्रीलोड और आफ्टरलोड डिक्रीज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट जो होगा वो भी डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। हार्ट रेट पर इसके इफेक्ट की बात करते हैं तो एनटीजी जो है वो डायरेक्टली उसका एम होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करना नहीं है, बल्कि इसका मेन इफेक्ट वैस्कुलेचर पर होता है। विनस रिटर्न की अगर बात करें हम तो सेम यही चीज है, यहाँ पर भी विनस इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज होता है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हमारी वेन्स को डायलेट करती है, जिसकी वजह से विनस रिटर्न डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डिक्रीजेस प्रीलोड इन आफ्टरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। एक क्लाइंट है जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वाला कंडीशन, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन रहेगा? ऑप्शन ए सुपाइन विथ लेग्स एलिवेटेड, ऑप्शन बी सीटेड इन एन अपराइट पोजीशन विथ लेग्स अनक्रॉस्ड, ऑप्शन सी prone पोजीशन विथ पिलोज अंडर द चेस्ट, ऑप्शन डी lying on the left side with knees drawn up। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी seated in an upright position with legs uncrossed।
ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन में हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को हमें रिड्यूस करना है। अगर इस कंडीशन में हम अपराइट सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, जिससे कि बीपी डिक्रीज होने में हेल्प मिलेगी। हमें यह भी इंश्योर करना है कि लेग्स जो है हमारे वो अनक्रोस्ड होने चाहिए ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। निम्न में से कौन सा नाइट्रोग्लिसरीन का कॉमन साइड इफेक्ट है? ऑप्शन ई ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी ड्राई माउथ। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हेडेक। नाइट्रोग्लिसरीन वाजोडाइलेशन करती है जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, ना कि ब्रेडिकार्डिया। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। बात करते हैं हेडेक की, तो हेडेक जो होता है वो एक कॉमन साइड इफेक्ट है नाइट्रोग्लिसरीन का, जो कि क्रेनियल ब्लड वेसल में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होता है। उसके बाद आया है डायरिया और ड्राई माउथ। यह दोनों ही कंडीशन जो होती है वो नाइट्रोग्लिसरीन के साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ अ लिक्विड बर्न इंजरी। एक पेशेंट है लिक्विड बर्न इंजरी वाला, उसका जो इनिशियल ट्रीटमेंट रहता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑप्शन ए अप्लाई ए ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग टू द बर्न, ऑप्शन बी इरिगेट द बर्न विथ cool वाटर और सलाइन, ऑप्शन सी अप्लाई ऑइंटमेंट और क्रीम टू द बर्न, ऑप्शन डी कवर द बर्न विथ ए हीटिंग पैड। सबसे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है अप्लाई ए ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग टू द बर्न। बर्न एरिया को हम जो है स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करते हैं, लेकिन यह जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है कूलिंग द बर्न टू प्रिवेंट एडिशनल इंजरी। इरिगेट द बर्न विथ कूल वाटर और सलाइन, यह हमारा राइट आंसर है। सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप रहता है हम बर्न एरिया जो है उसे कूल वाटर करेंगे, जिससे क्या होगा, बर्न टिश्यू का टेम्परेचर रिड्यूस होगा। इसी के साथ ही जो इंजरी हुई है उसका डेप्थ हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि पेन भी है वो एलिवेट हो रहा है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है अप्लाई ऑइंटमेंट और क्रीम टू द बर्न। बर्न एरिया पर ऑइंटमेंट और क्रीम अप्लाई करना हम लेटर स्टेज के अंदर करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर इनिशियल ट्रीटमेंट और फर्स्ट स्टेप पूछिए तो यह हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आता, यह लेटर स्टेज के अंदर आता है। इसके बाद बताया कवर द बर्न विथ ए हीटिंग पैड। ऑलरेडी बर्न इंजरी हुई है तो हम वहां पर हीटिंग पैड से कवर तो नहीं कर सकते हैं, यह तो हमारा और कॉन्ट्राइंडिकेशन वाला कंडीशन है। इससे क्या होगा, फर्दर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए कभी भी बर्न एरिया को हीटिंग पैड से कवर नहीं करना है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, तो लिक्विड बर्न इंजरी के अंदर सबसे फर्स्ट हम इरिगेट करेंगे बर्न को विथ कूल वाटर और सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन व्हेन ओरल इंटेक इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सी टू ट्रीट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ऑप्शन डी टू डिलीवर मेडिकेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन व्हेन ओरल इंटेक इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है हमें टू प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए हम फ्लूइड्स दे सकते हैं या आईवी फ्लूइड्स भी दे सकते हैं, इसके लिए हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया टू ट्रीट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। जो हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसका प्राइमरी पर्पस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट करना नहीं है, बल्कि हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। इसी के साथ ही ऑप्शन डी के अंदर दिया गया टू डिलीवर मेडिकेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है। ब्लड स्ट्रीम के लिए हम अलग पॉट या अलग में लेते हैं अगर हमें मेडिकेशंस डिलीवर करनी है तो। पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर जो होता है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर की मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट जो होता है वो एक कंप्लीट पैकेज में होता है। जहां पर हमारा ओरल इंटेक पॉसिबल नहीं होता है वहां पर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हेन क्लीनिंग ए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की क्लीनिंग करते वक्त ऐसी नर्स सबसे फर्स्ट क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए क्लीन द इनर कैनुला विद सलाइन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी रिमूव एंड क्लीन द आउटर कैनुला, ऑप्शन सी डॉन स्टेराइल ग्लव्स एंड प्रिपेयर क्लीनिंग सप्लाईज, ऑप्शन डी अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग अराउंड द स्टोमा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डॉन स्टेराइल ग्लव्स एंड प्रिपेयर क्लीनिंग सप्लाई।
कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और जो भी हमें उस प्रोसीजर के लिए सप्लाईज चाहिए उसे इसेंशियली वहां पर प्रोवाइड करें। सो सबसे फर्स्ट हमारा रहेगा कि हम इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए स्टेरॉइड ग्लव्स को पहनेंगे। इसी के साथ ही जो क्लीनिंग सप्लाईज है उसे प्रिपेयर करेंगे।